अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सरवरदी साहब। मुजम्मिल साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह के खतूत का सिलसिला जारी है। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस है जिसमें जस्टिस मंसूर अली का इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज़ सामने आ चुका है। इस पर भी बात करनी है और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी हम बात करेंगे जिसे तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लेकिन सबसे पहले मुजम्मिल साहब, सूरत हाल तो मुश्किल से मुश्किल होती ही नज़र आ रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह तो खामोशी से बैठने वाले नहीं हैं। देखिए, मेरे ख्याल में मंसूर अली शाह साहब ने चाय की प्याली में तूफान ला रहे हैं। अब उनका जो ये ख़त है, इस ख़त में वो ये बता रहे हैं कि जो जजेस कमेटी में केस फिक्स करने पे उन्होंने राय दी, वो राय कबूल नहीं हुई और अक्सरियती राय से एक 6 रुकनी बेंच बन गया। उनके उस बेंच के 2 जजेस पर एतराज़ थे, लेकिन जजेस कमेटी ने उनके एतराज़ कबूल नहीं किए। चूँकि जजेस कमेटी में वो अमीनुद्दीन और चीफ जस्टिस ने अक्सरियती राय से फैसला कर लिया, लिहाजा उसमें अकलियत में मंसूर अली शाह साहब का मौक़िफ़ जो है वो कमज़ोर साबित हुआ और उनका मौक़िफ़ नहीं माना गया। अब उनको 6 रुकनी जो जज जो उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया एडिशनल रजिस्ट्रार को, उसके ऊपर इंट्रा कोर्ट अपील सुन रहा है। उसके ऊपर 2 जजेस पर एतराज़ है उनको, जस्टिस अली मोहम्मद मज़हर पर और जस्टिस जमाल मंदुखेल पर। अब अगर उनका इतराज़ है तो वो ख़त के जरिए तो नहीं वो इतराज़ कर सकते। अगर और क्या करें, और क्या ऑप्शन है? वो पिटिशन करें, जाकर उसमें बतौर पिटिशनर पेश हो जाए। मतलब आप उनको देखें, वो इस केस में बतौर फ्रीक काम करना चाहती हैं ना। उनका मौक़िफ़ है कि ही इज़ नाउ अ पार्टी टू द केस, ही इज़ नॉट अ जज टू अ केस, ही इज़ टू द। वो समझते हैं कि उनके जो फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील है वो बेंच सुने जो वो ठीक समझते हैं। ऐसे तो जिस जज के भी ऑर्डर के खिलाफ अपील होगी वो कहेगा वो अपील वो सुने जिसको मैं ठीक समझता हूँ। हर एक को अपने खिलाफ फैसले के खिलाफ अपील सुनने पर एतराज़ होगा। लेकिन मैं समझता हूँ मंसूर अली शाह साहब को पिटिशन दायर कर देनी चाहिए और बतौर पिटिशनर जाके इस 6 रुकनी बेंच के ऊपर जाकर उन 2 जजों पर एतराज़ कर देना चाहिए जो और फिर वो 6 रुकनी बेंच उनका बतौर पिटिशनर उनका एतराज़ कबूल करता है या नहीं करता। लेकिन ये ख़त तो पिटिशन नहीं हो सकती। क्या जजों के ख़त पिटिशन बनेंगे? नहीं, जजों के खातों को आप पिटिशन में कन्वर्ट करने का रवाज ना डालें। अगर कोई जज बहुत पर्सनल है किसी मामले में तो वो खुद पिटिशन दायर कर ले और जज की कुर्सी से नीचे उतर जाए और फरीक की कुर्सी पे आगे खड़ा हो बैठ जाए। मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है। अब सूरत हाल ये है कि ये बेंच जो है उनका मंडे को इस केस को सुन रहा है जी। इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें हैं। एक तो ये है कि जी इसी केस में पहले मंसूर अली शाह साहब ने 15 दिन की डेट डाली थी, 13 को 27, फिर उसको 16 किया गया। वेब मास्टर के पास पहले डेट थी 27 गई, फिर 16 आई और फिर अब जो इंट्रा कोर्ट अपील है उसके एक फरीक तो एडिशनल रजिस्ट्रार साहब हैं, दूसरा प्रोसिक्यूशन है वो अटॉर्नी जनरल है। अब मंसूर अली शाह साहब इसमें खुद फरीक बनना चाहते हैं तो वो तीसरे फरीक होंगे। तो वो बतौर एडिशनल कंप्लेनेंट बनना चाहते हैं, वो पिटिशनर बनना चाहते हैं, वो रिस्पोंडेंट बनना चाहते हैं, तो वो तो जाकर बनेंगे, खत से तो नहीं हो सकता। जजेस कमेटी में 2-1 से फैसला हुआ है जो आइन और कानून के मुताबिक है। उनको 2-1 के फैसले में वो 1 है, 2 एक तरफ हैं। आइन और कानून में वाज़े लिखा है कि जिधर 2 होंगे उधर वो फैसला माना जाएगा। लेकिन जस्टिस मंसूर बाकायदगी से कह रहे हैं कि जो मेरे एतराज़ात हैं इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, ये तो मेरा मतलब हर फरीक कहता है कि मेरी बात रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई जाए। रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का भी तो कोई कानूनी तरीका होगा ना। पिटिशन करेंगे तो रिकॉर्ड का हिस्सा होगा, खातिर रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना गलत बात है। मैं समझता हूँ ये रवायत ही नहीं डालनी चाहिए कि आप खतूत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। अगर मंसूर अली शाह साहब कोई चीज़ रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहते हैं वो पिटिशन दायर करते हैं, वो फरीक बने, वो कहें आई एम अ पार्टी टू द केस नाउ, मैं इसमें एक पार्टी हूँ एंड एज बीइंग पार्टी। वरना एक आदमी को उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस दिया है, वो नोटिस सेट असाइड हो जाए इंट्रा कोर्ट अपील में या एक्सेप्ट हो जाए। मंसूर अली शाह साहब का कोई पर्सनल वंडाटा तो नहीं होना चाहिए उस बंदे के साथ कि जी मेरी जो जुडिशल फैसला इसका जो ICA है वो ये वाले जज सुने ये वाले ना सुने। भाई आप केस में पर्सनल क्यों है? तौहीन अदालत चलती है नहीं चलती है, नॉन ऑफ योर बिजनेस। वो तौहीन अदालत रोजाना अदालतों में नीचे से फांसी होती है, ऊपर आप बरी कर देते हैं।
तो जिसने नीचे फांसी दी हुई है वो फिर गुस्से में आ जाए कि मेरी फांसी को आपने बरी कर दिया है, या किसी ने नीचे बरी किया है और आप उसको फांसी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जिसने बरी किया है वो फांसी में कन्वर्ट करने पर गुस्से में आ जाए। जजों को अपने फैसलों को जाती नहीं लेना चाहिए। दे शुड नॉट बी पर्सनल टू देयर डिसीजंस। उन्होंने एक न्यूट्रल और जज की हैसियत से फैसला किया। निज़ाम अदल की खूबसूरती ये है कि इसमें एपलेट फोरम्स मौजूद हैं, कोई जज अकले कुल नहीं है, किसी की फाइनल राय नहीं है, ऊपर जाकर बेंच बढ़ते जाते हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, ताकि एक इज्तिमाई दाने से फैसले हो जाएं और गलती ठीक हो सके। लेकिन अगर जज साहिबान ये रवैया पकड़ लें जो मंसूर अली शाह साहब ने पकड़ लिया है कि मेरे फैसले के ऊपर जो बेंच बैठेगा वो भी मेरी मर्जी का होगा, तो ये तो नहीं है। अच्छा फर्ज कर लें वो कहती हैं जी कि ये 2 जजेस ने जजेस कमेटी में चूंकि हाँ, क्योंकि बेंच का हिस्सा नहीं है बन सकते ना। नहीं, ये कहाँ लिखा है कि जो जजेस कमेटी में लोग राय देंगे वो जुडिशियल साइड पे नहीं बन सकेंगे। ऐसे तो मंसूर अली शाह साहब हर बेंच की फिक्सेशन में, मतलब जो बेंच बनते हैं उस जजेस कमेटी में मंसूर अली शाह साहब बैठे होंगे ना, फिर तो ये होगा कि जजेस कमेटी के बैठने वाले किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। मतलब वो कहेंगे कि आपने बेंच बनाया आप नहीं बन सकते, आपने बेंच बनाया आप नहीं बन सकते। ये क्या मंतक हुई? ऐसे तो सारे बेंच चीफ जस्टिस बनाता है, फिर चीफ जस्टिस किसी भी कमेटी में नहीं होगा। बहरहाल जो एक तासुर दिया जा रहा था कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह रिजाइन करेंगे और घर जाके बैठ जाएंगे, वैसा नहीं हुआ। वो मुसलसल अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं। आप प्रेजेंस शो कर रहे हैं, न्यूसेंस बना रहे हैं, या वो पोल्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को। मेरा मतलब है वो सुप्रीम कोर्ट का कोई मुस्बत चेहरा नहीं सामने ला रहे। वो सुप्रीम कोर्ट का डर्टी लिनन अगर पब्लिक में आके धोने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कोई, मेरा मतलब है, निज़ाम अदल की खिदमत नहीं कर रहे, वो निज़ाम अदल को पोल्यूट कर रहे हैं। अगर उनकी देखें, हर आदमी को पता है कि मंसूर अली शाह साहब इस वक्त जो है वो गुस्से में हैं कि उनका राइट चीफ जस्टिस बन सकते थे, नहीं बनाया गया। 26वीं आईनी तरमीम ने उन्हें चीफ जस्टिस बनने से रोक दिया। उनका एक पर्सनल वंडाटा है 26वीं आईनी तरमीम पर, आईनी बेंच पर, मौजूदा चीफ जस्टिस पर कि जी मैं नहीं बन सका, ये बन गए। अब वो अपना पर्सनल वंडाटा जो है वो बतौर जज निकालना चाहते हैं या बतौर पिटिशनर निकालना चाहते हैं। उनको 26वीं आईनी तरमीम नहीं पसंद, वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं। वो उसको ख़त्म बतौर जज करना चाहते हैं या बतौर फरीक पिटिशन करके करना चाहते हैं, क्योंकि उनका ज़ाती मफाद आ गया है ना, पर्सनल इंटरेस्ट आ गया है। तो ज़ाती मफाद में तो आप जज नहीं हो सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, बाकी याहिया अफरीदी साहब 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में चीफ जस्टिस हैं, अमीनुद्दीन साहब 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक आईनी बेंच के सरबराह हैं। आप मुतासरा फरीक हैं, आप पिटिशन कर लें। तो मेरे ख्याल में ये कोई पॉजिटिव राय नहीं है। मैं तो पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने भी खत लिखा था, मैंने उसको 6 जजेस का खत, मैंने भी कहा था कि वो भी कोई ठीक राय नहीं है, उनके पास खुद अख्तियार था, वो उसके तहत एक्शन लेते। ये खतो खिताबत जो है ना, ये अदलिया को सियासी रंग देने की कोशिश है, ये जुडिशल पॉलिटिक्स है। इससे अदलिया का सियासी चेहरा सामने आता है। लेकिन आप खत लिखते हैं, एक सियासी जमात उस खत की पैरवी करती है, एक सियासी जमात उस खत की मुखालफत करती है। आप पाकिस्तान की सियासत के अखाड़े में एक फरीक बनकर सामने आते हैं इस खतों से। 6 जजों के खत से भी लगा कि वो एक सियासी जमात का बयानिया आगे बढ़ा रहे हैं। आज देखें ना, तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया। मंसूर अली शाह साहब भी 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करना चाहते हैं। तो फिर हम कहेंगे ना, दोनों एक सोच के हामिल हैं। अच्छा, पीटीआई का भी इसमें मौकफ है क्या कि जब तक नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आ रहे थे, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ही अगले चीफ जस्टिस होंगे, तो फिर वो वतन वापस आएंगे। एक तरह से तो फिर ये भी जाता है मुसलसल ये सियासी जमातों की तरफ से। देखें, मंसूर अली शाह साहब को एक 26वीं आईनी तरमीम ने रोका है। कोई मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ कोई इमरान खान की तरह पर्सनल विक्टिमाइजेशन नहीं की गई, जैसे इमरान खान के दौर में काजी फायज ईसा की पर्सनल विक्टिमाइजेशन की गई थी। मंसूर अली शाह साहब की कोई पर्सनल विक्टिमाइजेशन नहीं की गई। इमरान खान भी नहीं चाहते थे काजी फायज ईसा, वो उसका कोई आईनी रास्ता ढूंढते ना, गैर आईनी रास्ता तो नहीं ढूंढ सकते आप। अब आप शहजाद अकबर के जरिए जजों को, मेरा मतलब है, जज की फैमिली को हरास करके तो नहीं कर सकते। काजी फायज ईसा ने वो मुकदमा लड़ा। सवाल ये है कि हम मंसूर अली शाह साहब की कैफियत समझते हैं
कि वो चीफ जस्टिस बनते बनते रह गए हैं, लेकिन उस कैफियत के नतीजे में वो पाकिस्तान के पूरे निज़ाम अदल को ही हिला के रख देना चाहते हैं और वहाँ जलजला लाना चाहते हैं। वो कोई ठीक बात नहीं है। वो अपने ही इदारे की शाख पर बैठ के अपने ही इदारे को काट रहे हैं। मैं इसको पॉजिटिव नहीं समझता और मेरे ख्याल में उनको इससे इज्तनाब करना चाहिए। इसके नतीजे में उनका ही मजीद नुकसान होगा, क्योंकि ये राय बनती जा रही है कि जी मंसूर अली शाह साहब निज़ाम अदल को चलने नहीं दे रहे। अब देखिए ना, कल बिलावल ने कहा जिसने 26वीं आईनी तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट खिला सकती है। हाँ जी। आज मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम तो तहरीक इंसाफ के वोटों से भी बनी है। एक शिक पर उन्होंने वोट डाला, हकियां खिलाफ वोट तो उनका मौजूद था। तो सवाल ये है कि जब आप लोग अब ये भी सवाल करने लगे हैं कि ये जुडिशरी खुद को पार्लियामेंट के ऊपर मॉनिटर क्यों समझती है कि जी वो सुनेगी जब पार्लियामेंट कोई चीज़ पास कर देगी, पार्लियामेंट इज द अल्टीमेट अथॉरिटी। मेरे ख्याल में पहले भी जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से 26वीं आईनी तरमीम आई है और ये खतो खताबत भी जुडिशियल एक्टिविज्म है। इसके नतीजे में पहले भी हमने पार्लियामेंट और अदलिया की लड़ाई देखी है, जिसके नतीजे में बहरहाल अदलिया का नुकसान हुआ है, पार्लियामेंट की बालादस्ती हुई है। अब भी मैं समझता हूं कि जो लड़ाई मंसूर अली शाह साहब छेड़ रहे हैं, इसके नतीजे में मुझे लगता है कि मजीद कानून साजी और आइन साजी हो जाएगी, क्योंकि पार्लियामेंट अपना अख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है। और पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के बनाए हुए आइन के तहत अदलिया ने काम करना है, अदलिया के बनाए हुए आइन के तहत पार्लियामेंट ने काम नहीं करना। आप एक बात समझें, पार्लियामेंट के बनाए हुए आइन के तहत अदलिया ने काम करना है। अदलिया ने कोई आइन नहीं बना सकती जिसके तहत पार्लियामेंट काम करेगी। तो पार्लियामेंट की सुपरमेसी मुज़म्मिल साहब, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जो सदारत है पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की, वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। जुनैद अकबर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का सदर नामजद कर दिया गया है। इसके पीछे हकीकत क्या, असल कहानी क्या? अली अमीन गंडापुर के खिलाफ पीटीआई का जो सोशल मीडिया था वो पिछले 15-20 दिन, एक माह से लगा हुआ था, जब से बुशरा बीबी को सजा हुई थी। मैं कल शहजाद अकबर साहब का एक वीलॉग सुन रहा था जिसमें वो ये कह रहे थे कि बुशरा बीबी को सजा अली अमीन गंडापुर ने कराई है, और वो ये कह रहे थे कि जी अली अमीन गंडापुर ने एस्टेब्लिशमेंट को जाके बुशरा बीबी की शिकायत लगाई है कि इन्हें तो पेशावर से निकालें, ये मुझे हुकूमत ही नहीं करने दे रही। और बुशरा बीबी और गंडापुर के ताल्लुकात बहुत ख़राब हो चुके थे पेशावर में। अच्छा। दोनों के फाइनल कॉल की जो नाकामी थी, जिसमें से गंडापुर उनको वहाँ से लेकर गए, बुशरा बीबी का ख्याल था कि ये नाकामी जो है गंडापुर की है, गंडापुर का ख्याल था बुशरा बीबी की है। तो ये जो गंडापुर की सदारत गई है, ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी के साथ इख्तलाफात और गंडापुर की इस्टेब्लिशमेंट से अंडरस्टैंडिंग की वजह से गई। बानी पीटीआई को एक तो बुशरा बीबी ने गंडापुर की काफ़ी शिकायत लगाई हैं और उनकी हरकतें बताई हैं, दूसरा उनको इस्टेब्लिशमेंट से गंडापुर के जो ताल्लुकात हैं वो पसंद नहीं है। दोस्तों की ये भी राय है कि इस वक्त बानी पीटीआई या पीटीआई जो है वो अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाना चाह रही है, लेकिन गंडापुर ने जो मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ बयानबाजी की है उसकी वजह से वो ये अलायंस नहीं बन पाया। और पीटीआई के अंदर और बानी पीटीआई का ये ख्याल है कि ये अलायंस रोकने के लिए गंडापुर ने जानबूझ के इंटरव्यू दिया और फजलुर रहमान के खिलाफ बात की ताकि पीटीआई का ऑपोजिशन का अलायंस ना बन सके। अच्छा, इसमें एक और नाम भी आ रहा है, वो शेख वकास अकरम का है। कहते हैं अगली बारी उनकी भी है, क्योंकि वो भी बहुत प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन हम ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद बात करते, कंटिन्यू करेंगे, यहीं से हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात अली अमीन गंडापुर के हवाले से ही हम कर रहे थे। लग रहा है कि जैसे बुशरा बीबी को नाराज़ करने के बाद उनके सख्त और मुश्किल दिन शुरू हो चुके हैं। मुज़म्मिल साहब, इशारा आपका इसी की तरफ है। अब क्या हो सकता है कि मौलाना को आने वाले टाइम में तहरीक इंसाफ में बड़ी एक इंपॉर्टेंट जगह मिल जाए? सूरत ये है कि अभी तो आपने उनसे केपी की सदारत ली है, क्या आप उनसे केपी की वज़ारत आला ले सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पे बहुत पहले से जंग आपने उनको आज उनसे पार्टी तो छीन ली है और पार्टी का ओहदा छीन लिया। अब वो पार्टी के सूबाई सदर नहीं है। अब सूबाई सदर और गंडापुर की लड़ाई होगी, क्योंकि जुनैद अकबर एंटी अली अमीन गंडापुर समझे जाती हैं। जुनैद अकबर की रेपुटेशन ये है कि वो केपी में गंडापुर के खिलाफ ग्रुप की पहले हामी थे, अब उस ग्रुप के सरबराह हो गए होंगे। जो गंडापुर का मुखालिफ ग्रुप है उसकी सरबराही अब जुनैद अकबर को मिल गई
और एक गंडापुर का हामी ग्रुप है। लिहाजा पीटीआई आज अमली तौर पर, पहले पीटीआई एक ही थी क्योंकि गंडापुर की दोनों ओहदे गंडापुर के पास थे, अब आधे आधे हो गए। आधी पार्टी जुनैद अकबर के साथ हो गई, आधी गंडापुर के साथ हो गई। अब क्या गंडापुर को, जुनैद अकबर की तो ख्वाहिश होगी कि गंडापुर को हटाया जाए। सवाती साहब उम्मीदवार भी हैं जो स्पीकर हैं केपी असम्बली के, वो वजीर आला के। तो अब क्या गंडापुर की वजारत आला भी खतरे में है। ये एक ग्रेट गेम होगी जिसमें एस्टेब्लिशमेंट का अपना जुआ होगा, पीटीआई का अपना जुआ होगा, गंडापुर का अपना जुआ होगा, आप समझें। तो मेरे ख्याल में केपी में एक पॉलिटिकल टर्मोइल भी आएगा इससे। और गंडापुर का जो पाराचनार और ज़ाहिरा सीएम केपी हैं उस तरह डिलीवर नहीं कर पाए। खुरम के हालात देख लें, पाराचनार के हालात देख लें, और मौलाना का ऐसे में स्टेटमेंट के कबायली इलाकों की जो अवाम है वो सिर्फ हमारी बात सुनते हैं, मतलब सोल्यूशन उनके पास है, ही कैन सेटल डाउन। तो वो गंडापुर की नहीं सुनते ना, वो ये कह रहे हैं। देखिए ना इस वक्त मौलाना, अब हुआ क्या है, गंडापुर ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हाँ जी, पीर को इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस। पार्टी के चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर मजलिस मुशावरत का इनकाद किया जा रहा है। आपसे गुजारिश है कि इसमें शिरकत करें, जिसमें दहशत गर्दी और दूसरे जो मसाइल हैं उन पर एक किस्म की ऑल पार्टीज में बुलाई है 27 तारीख को खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद। लेकिन मेरी इत्तला है कि मेन लीडरशिप इसमें नहीं जा रही। मेरी इत्तला है कि मतलब जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान इसमें नहीं जा रहे। लेकिन गंडापुर की दावत पर मौलाना फजलुर रहमान जा रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता वो भी जा रहे हैं। तो फिर इसका मतलब है कि गंडापुर ने ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है, आज के फैसले के बाद वो मजीद कमजोर हो गए हैं और वो चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से ये तो खैर उन्होंने इमरान, तो मेरे ख्याल में ये अब ये कॉन्फ्रेंस भी गंडापुर के लिए कोई इतनी पावर, मुझे वहाँ सारी अपोजिशन का इत्तेहाद बनता नजर नहीं आ रहा। आज बैरिस्टर सैफ इस कॉन्फ्रेंस का दावतनामा लेकर मंसूरे गए थे और वो वहाँ लियाकत बलोच और अमीरुल अजीम साहब से मिले और उन्होंने उनको दावत दी। लेकिन लियाकत बलोच साहब जाएंगे और वो केपी की जमात इस्लामी जाएगी, हाफिज नईमुर रहमान साहब नहीं जाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान साहब के साथ तो पिछले दिनों जमात इस्लामी ने पीटीआई ने बड़ा बुरा सलूक किया जब उन्होंने कहा कि गजा के ऊपर इजरायली बमबारी की मजम्मत करें। तो पूरी पीटीआई उनको पड़ गई कि आप हमें मजम्मत के लिए क्यों कह रहे हैं। तो जमात इस्लामी तो जैसे मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई की बदजुबानी और उनके सोशल मीडिया से और उनके लीडरों की गुफ्तगू से नाला हैं कि ये बदतमीजी करते हैं, बिलो द बेल्ट हिट करते हैं। जमात इस्लामी को भी पीटीआई से यही गिला है कि इनसे किसी की इज्जत महफूज नहीं है। उनसे तो खैर सबको गिला है, पीटीआई से तो खैर सबको गिला है, किसी की महफूज नहीं है। तो लिहाजा ये टेक्निकल बात है। अब आप देखें ना, एक तरफ तो पीटीआई की अपोजिशन जमातों से भी लड़ाई चल रही है, दूसरा उन्होंने गवर्नमेंट से मुज़ाकरात भी खत्म कर दी है। सलमान अकरम राजा ने आज फिर जोर दिया है इसी स्टेटमेंट के। बानी पीटीआई ने कहा है, बानी पीटीआई से भी तवील मुलाकात हुई है जिसमें इमरान खान साहब ने क्लियर किया है कि जी हम किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं कर सकते क्योंकि हुकूमत संजीदा ही नज़र नहीं आ रही है। और सेनेटर शिबली फराज ने यह कहा कि हमारी सियासत ख़त्म करने वाले आज खुद ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो वो ख़त्म होकर हुकूमत में हैं और आप जिंदा होकर अपोजिशन में हैं, तो ये बात नहीं है। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि मुस्लिम लीग नून भी मुश्किल में है पीपल्स पार्टी की वजह से। एक तरफ तो पीटीआई ने मुज़ाकरात खत्म किए, दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी ने तमाम मुज़ाकराती कमेटियां तहरीर कर दी हैं। हर वक्त डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, डंडा खड़े हो। बेचारी मुस्लिम लीग नून पर ना हर तरफ से मुश्किल आ गई। वो डंडा शुरू है, एक तरफ से पीपल्स पार्टी का डंडा है और दूसरी तरफ से पीटीआई का डंडा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ पावर शेयरिंग मुज़ाकरात की जो जितनी कमेटियां थी उसको तलील कर दिया है। और गवर्नर पंजाब ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद का तजुर्बा ही मायूस कुन था, हमें एतमाद में नहीं लिया जाता किसी। आप देखिए ना, टेक्निकल बात ये है कि बड़ा मायूस कुन है, तोड़ देना यार इत्तेहाद। मेरा मतलब है जिन्होंने कराया है उनकी तरफ से रजामंदी नहीं है। तो फिर मेरा मतलब है कि ये पीपल्स पार्टी जो है ना खौफ और ख्वाहिश के दरमियान खड़ी है, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकती है। वो कहती हैं हमने हुकूमत के साथ जो है ना वो ताउन खत्म कर दिया है। भाई आप अदम एतमाद मूव कर दें, हर आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद मूव करें पीटीआई के साथ मिलकर, निकाल दें प्राइम मिनिस्टर। आपको किसी ने रोका है? आप ले आए अदम एतमाद, लेकिन आप कहते हैं हुकूमत भी 5 साल पूरे करेगी। बिलावल साहब ने कहा ये हुकूमत 5 इंशाअल्लाह
इंशाल्लाह ये हुकूमत 5 साल पूरी, जब हुकूमत 5 साल पूरी करेगी तो फिर आपका ताउन तो शामिल हाल रहेगा ना 5 साल। आपके ताउन के बगैर कैसे पूरी करेगी मरकज़ी, लेकिन रोते धोते ही सही, लेकिन साथ तो चलना पड़ेगा। मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी का सारा प्रेशर सस्टेन किया। मरियम नवाज के ऊपर बहुत दबाव डाला गया पंजाब में, और पावर शेयरिंग के लिए और अफसरान की तैनात। देखिए लड़ाई क्या है पंजाब में, ये पंजाब में वजारतें नहीं मांग रहे जैसे इन्होंने मरकज में नहीं मांगी, ये पंजाब में आप कुछ अजला में अपनी मर्जी के अफसरों की तैनातियां मांग रहे हैं कि जी इन जिलों में हम पीपल पार्टी के मर्जी के अफसर लगा दें। मरियम नवाज का मौकफ है कि मैं तो मुस्लिम लीग नून के एमपीएस के कहने पे अफसर नहीं लगाती, तो पीपल पार्टी के लोगों के कहने पे क्यों लगाएं। आपको किसी जिले में किसी अफसर से कोई मसला है, आप मुझे बताएं, हम उस अफसर को तब्दील करके नया लगा देंगे, या उस अफसर को कहेंगे कि भाई आप बिहेव करें। लेकिन जो लिस्ट आप देंगे हम उन लोगों को नहीं लगाएंगे। पीपल्स पार्टी कहती है नहीं, जो लिस्ट हम देंगे अफसरों की वही आप लगाएंगे, वो आप वही लगाएं। इस मामले पर पिछले 3 महीने से लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई पिछले बजट पर भी थी। एक मौके पर मरियम नवाज को कहा गया कि बजट नहीं पास होगा, उन्होंने कहा ना पास हो, बंदे नहीं लगाने मैंने इनके कहने पे। ठीक है, आप मेरी बात सुनिए। हाँ जी। अब भी बड़ी सिंपल बात है कि इसमें जो गारंटर्स हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, मरियम नवाज ने उनको कहा है कि अगर मैंने एक भी अफसर मुस्लिम लीग नून के एमपीएज, एमएनएज या मिनिस्टर्स के कहने पे लगाया है, आप वो अफसर पॉइंट आउट करते हैं, हम पीपल पार्टी के कहने पे भी लगा देंगे। अगर पंजाब में कोई सियासी तैनातियां नहीं हो रही तो फिर पीपल्स पार्टी की भी नहीं होंगी। अगर हमारे लोगों की हो रही हैं, मसलन एक सबसे ज़्यादा फड्डा मैं आपको बता देता हूँ, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के डीजी के लिए था कि जी वो लगवाना है। मरियम नवाज का मौकफ था कि क्या एलडीए का मैंने पंजाब में इनके कहने पे लगाया हुआ है। तो ये जो मेरे ख्याल है जो कमेटियां तहलील की हैं ना, ये पीपल्स पार्टी ने थक हार के की हैं कि साड़ी तो कोई गल मनी ही नहीं जा रही, इन कमेटियां नाकाम हो गई हैं। अब उन्होंने कहा हमने सारा अख्तियार सदर आसिफ जरदारी को दे दिया है कि वही बात कर सकते हैं, वही बात करें। तो इसका मतलब है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग के मुज़ाकरे ख़त्म हो गए हैं। अब एक खींचातानी ज़रूर हो सकती है, जैसे पिछले दिनों कौमी असम्बली का बाइकाट कर दिया था कि जब तक शहबाज शरीफ नहीं आएंगे तो हम कौमी असम्बली में नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ आ गए, अब इस बिल को सपोर्ट करेंगे, इस बिल को नहीं सपोर्ट करेंगे। पीपल्स पार्टी गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी चल रही है फिलहाल पिछले कई महीने से, जब से गवर्नमेंट ज़ाहिरा नून लीग के पास एक इक़्तिदार आया है, वज़ीर आज़म उनके हैं, कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी को अब इस चीज़ का एहसास है कि गवर्नमेंट तो पूरा करेगी अपना टेन्योर। अब ऐसे में हम क्या करेंगे, हम तो हाथ मलते रह गए, और नेक्स्ट बारी जो है वो किन की है ये भी सबको पता है। अब नहीं, अब देखें पीपल्स पार्टी के पास क्या नहीं है, सदर पीपल पार्टी का, 2 सूबों के वजीर आला पीपल पार्टी के हैं, सिंध और बलूचिस्तान 4 सूबे हैं, और दोनों के गवर्नर 2 पीपल्स पार्टी के पास हैं। किसी सियासी जमात के पास 2 सूबों की हुकूमत नहीं है। 2 सूबों में वजीर आला पीपल्स पार्टी के, बाकी 2 सूबों में गवर्नर उनके हैं। आप एक बात समझें, पीपल्स पार्टी मुल्क की वाहिद जमात है जिसके पास 4 सूबों में इक्तदार इक्तदार है। 2 सूबों में गवर्नर है, 2 सूबों में वजीर आला है, चेयरमैन सेनेट है, सदर मुमलिकत है, सबसे ज्यादा स्टैंडिंग कमेटियां हैं सेनेट की, कौमी असम्बली की। मतलब अगर देखा जाए तो उनके पास मुस्लिम लीग नून से ज्यादा इक़्तिदार है, लेकिन वो हर वक्त मजीद, वो कहते हैं डू मोर की पॉलिसी है। जैसे एक दौर में पाकिस्तान कुछ भी कर लेता था ना तो अमेरिका कहता था डू मोर डू मोर। नजर ऐसे मुस्लिम लीग नून कुछ भी कर ले, पीपल्स पार्टी कहती रहती है डू मोर डू मोर डू मोर। वजीर आजम बनना चाहते हैं बिलावल? बनना चाहते हैं तो बन जाए, रोका वोटों से ही बनना है ना। तो पीटीआई सुबह उनको नामजद कर दे तो वो बन जाए, हम किसी को क्या एतराज है। यहाँ मुस्लिम देखें, अकेले पीपल्स पार्टी के पास वोट नहीं है, उन्हें किसी सियासी जमात की हिमायत चाहिए। मुस्लिम लीग नून की हिमायत उनको अवेलेबल नहीं है, पीटीआई की हिमायत वो ले सकते हैं तो जरूर ले लें। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेते हैं। और ये है खौफ और ख्वाहिश का, पीटीआई के साथ जाने में खौफ है, ख्वाहिश जो है वो है लेकिन खौफ भी है, खौफ और ख्वाहिश का मिजाज वो साथ चलेगा नहीं जब तक पीटीआई मान नहीं जाती, इमरान खान मान नहीं जाते। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अमेरिका के हालात पर भी नजर डालेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात कर लेते हैं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का जो विज़िट है अमेरिका का वो कितना कामयाब रहा। सरमायाकारी के हवाले से भी वज़ीर दाखिला का बयान सामने आया है कि सरमायाकारों से अहम मुलाकात की है, मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की उनकी तरफ से यकीन दहानी भी कराई गई है। तमाम तो सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। मुज़म्मिल साहब तो मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अब हमें साजिद तारड़ साहब ने भी ज्वाइन किया है, रहनुमा रिपब्लिकन पार्टी हैं। साजिद तारड़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। सिर्फ ये बता दीजिएगा कि साजिद साहब, आप ये कह रहे थे कि अमेरिका की तरफ से इमरान खान के हक में या इमरान खान के हवाले से कोई ख़ास बात नहीं की जाएगी, लेकिन अमेरिकन कांग्रेसमैन हों या फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हों, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर फ्री इमरान खान की ट्वीट सामने आ रही हैं। आपको लगता है कि इस प्रेशर को पाकिस्तान बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं, आप कह रहे थे कि ट्रंप इंतजामिया कोई दबाव नहीं डालेगी, तो ट्रंप के आने के बाद भी फ्री इमरान खान के ट्वीट तो आ रहे हैं ना। नहीं, उसमें मुजम्मल साहब मैं थोड़ी सी तस्हीह करना चाहूंगा। सबसे पहले तो देखें, ये तकरीबन 350 कांग्रेसमैन हैं, इक्का दुक्का ये जो कर देते हैं वो भी यहाँ पे डॉलरों की बारिशें हो रही हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा। मैं बल्कि यहाँ आपको ये बताना चाहूंगा, मैं बहसीते पाकिस्तानी अमेरिकन आज शर्मिंदा हूं कि जो इन्होंने कैपिटल हिल पे जो ड्रामा हुआ है, मैं बल्कि उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि अगर नून लीग की हुकूमत हो और बाप पार्टी के एमएनए इकट्ठे करके उनसे बात कर ली जाए क्वेटा में, उसका कितना इंपैक्ट होगा। कल इन्होंने रशीदा तालिब और सारे डेमोक्रेट इकट्ठे करके यूट्यूबर्स ने अपने डॉलरों की इनकम के लिए, बदनसीबी है पाकिस्तान की कि इस वक्त चंद यूट्यूबर हैं, उन्होंने नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो पीटीआई जो कह रही है कि मैंने कांग्रेसमैन की हेयरिंग की है ह्यूमन राइट्स की, उसमें रिपब्लिकन कोई नहीं था, एक सिंगल रिपब्लिकन नहीं था और सारे फार लेफ्ट के कांग्रेसमैन थे। और मैं बल्कि दुख से कहूंगा, इंसानी हकूक की ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कैपिटल हिल पे। मैं खुद इंसानी हकूक बताना चाहूंगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कि इमरान दौर में क्या था। 4 वजीर आजम, 1 सदर और 1 चीफ मिनिस्टर जेल में था। मुझे जरा 1 मिनट दें। नवाज शरीफ साहब जेल में थे उस वक्त, खाकान अब्बासी जेल में थे उस वक्त, राजा परवेज अशरफ जेल में थे, यूसुफ रजा गिलानी जेल में थे, आसिफ जरदारी जेल में थे और वजीर आला शहबाज शरीफ जेल में थे, मरियम नवाज जेल में थी, हनीफ अब्बासी जेल में थे, ख्वाजा आसिफ जेल में थे, राना सनाउल्लाह जेल में थे। तो वो इंसान नहीं है, उनका कोई हकूक नहीं है। और तीसरी मैं ये बात करूंगा, बदनसीबी है पाकिस्तान की मुजम्मल साहब कि यूट्यूबर्स ब्लैकमेल कर रहे हैं पाकिस्तान को, यूट्यूबर्स, और सिर्फ डॉलरों के लिए कर रहे हैं, सिर्फ डॉलरों के लिए, और कोई तीसरी वजह ही नहीं है। नहीं, देखें, हमें तो ये तासुर दिया गया कि ये ट्रंप के आने के बाद ये ट्रंप की पार्टी के रिपब्लिकन के कांग्रेसमैन हैं, हुकूमती कांग्रेसमैन हैं, जिनको वो ब्रीफिंग दे रहे हैं। आप कह रहे हैं ये डेमोक्रेट्स हैं, ये रिपब्लिकन पार्टी, ट्रंप के कांग्रेसमैन नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है। मेरे, अगर आप इजाजत दें, मेरे पास सामने नाम लिखे हैं, इनके डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए हैं कि कहां से आए हैं। इनका कोई इंपैक्ट नहीं है। ये व्हाइट हाउस से 10-10 मील नजदीक नहीं जा सकते और इनसे करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, यूट्यूबर्स के लिए जो है वो अच्छा है, उन्होंने इंग्लिश बोली है, उनके नंबर बढ़ गए हैं, उनके डॉलर बढ़ जाएंगे। इसके अलावा उसका क्या इंपैक्ट होना है जो उन्होंने किया है। और मैंने ह्यूमन राइट्स का आपको बता दिया है कि ह्यूमन राइट्स जो थे वो मुर्शद पाक के दौर के अंदर उनके हालात क्या थे। बल्कि मैंने आपको बताया कि मैं पाकिस्तान का केस यहाँ पे लड़ रहा हूं, मैं लड़ता रहूंगा। और बल्कि इन्होंने मुझे अच्छा मौका दिया है कि मैं ये इंसानी हकूक भी बताऊंगा कि इनके दौर में 4 वजीर आजम जेल में थे। ये बताना जरूरी है उनको कि खुद जुनाब जो है तालिबान खान का अपना रैकेट क्या है। अच्छा, नहीं, ये मोहसिन नकवी साहब जो हमारे वजीर दाखिला वाशिंगटन आए, वो जिनको मिले हैं उन्होंने बाद में फ्री इमरान खान का ट्वीट कर दिया है। ये क्या ये तो फिर ट्रंप, वो दो ट्रंप के ही साथी हैं ना जिनको वो मिले हैं, उन्होंने तो फ्री इमरान खान का ट्वीट किया है ना। देखिए, इस वक्त नॉट अ बिग डील। मैंने जिस तरह आपको अर्ज की कि 350 कांग्रेसमैनों में से अगर एक ने कह दिया है, कोई इंपैक्ट उसका नहीं बनता। लेकिन मोहसिन नकवी साहब अमेरिका में पढ़ते रहे हैं, सीएनएन के लिए काम करते रहे हैं। मेरे ख्याल में उनका यहाँ आना था, ठीक है, आए हैं, वो मिले हैं, उनका आना जाना पहले भी रहता है। ही हैज अ रिलेशनशिप एट द सेम टाइम। और एक बंदे के ट्वीट करने से क्या इंपैक्ट बनेगा। बल्कि मैंने कल जो ट्वीट की है, आपके पास तो 3 में 2 खुशखबरियां हैं। एक तो तालिबान के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, आपके इस वक्त टीटीपी पीछे पड़ी है। एक तो आपके लिए वो खुशखबरी, दूसरा $600 बिलियन सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट कर रहा है
पहली फोन कॉल MBS को गई है, पहला दौरा सऊदी अरेबिया का हुआ है। तो दर हकीकत ये पाकिस्तान की करंट रजीम और हुकूमत के लिए 3 दिनों में 2 खुशखबरियां आई हैं, लेकिन इनका अभी तक ट्रंप कैंप के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाए, हालांकि डॉलरों और पाउंडों की बारिशें हो रही हैं। नहीं, पर एक बात और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि यहां पर तो तजिया निगाह ट्वीट कर रहे हैं कि ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने का फैसला कर लिया है, पाकिस्तान के अहम ओहदों पर लोगों को जो मौजूद हैं उन पर सैंक्शंस लगाने का फैसला कर लिया है। वो तजिया निगार तो हमें पाबंदियां सुना रहे हैं, आप खुशखबरियां सुना रहे हैं, किधर जाएं हम? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। अभी तक मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने जो मैंडेट था उनका, उसको डिलीवर करने में स्पीडों पर है। उसकी वजह यह है कि उनके पास सिर्फ 24 महीने हैं सारा कुछ करने के लिए। अभी तक पाकिस्तान उनकी टेबल तक किसी शक्ल में कोई चीज उनके पास नहीं है। और मैंने बताया था आपको कि आपसे 10 दिन पहले आपको वर्ल्ड बैंक ने जो 20 बिलियन की कमिटमेंट दी है, वो इस चीज का इशारा है कि आपकी करंट हुकूमत का अमेरिका के साथ कोई तनाजा नहीं है। आप इस चीज में बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना चाहिए। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ जो MBS साहब के रिलेशनशिप और आपके करंट हुकूमत और आपके आर्मी चीफ साहब के एक्सीलेंट रिलेशनशिप है। मैं नहीं समझता कि इट इज एनी थ्रेट कमिंग फ्रॉम द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन साजिद साहब, PTI जो ओवरसीज हैं वो बड़ी एफर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालने के लिए भी जो जूनियर ट्रंप हैं उनकी खिदमात ली जाएंगी और जल्दी कोई फैसला जो है वो मुतवक्किल है और सामने आ भी जाएगा। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर तो आपकी बात बिल्कुल उलट हो जाती है। नहीं, मैं देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि इस इनॉग्रेशन में मैं जिस बंदे से मिला था उनमें से एक डोनाल्ड ट्रंप जूनियर थे और दूसरा माइक जॉनसन है जो स्पीकर ऑफ द हाउस हैं। इन दोनों के साथ मेरे रिलेशनशिप बड़े सालों से हैं। और मैं क्यों मिला था डोनाल्ड ट्रंप जूनियर से, उसकी वजह यह थी कि सारी कैबिनेट जो है, मोस्ट ऑफ देम उन्होंने अपने वालिद की हेल्प की है उस कैबिनेट को तश्कील देने के लिए। और तीसरा, मैं इसमें अर्ज ये करना चाह रहा था कि मैंने टिकट नहीं खरीदा, मैं टिकट खरीद के वहां पे 5 मील दूर खड़ा होकर तस्वीर लेने के हक में नहीं था डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। और एक ये बात जो अर्ज करना चाह रहा था, मेरी बड़ी डिटेल के साथ 2-3 दफा उनके साथ बात हुई है अमेरिकन इश्यूज के ऊपर। अमेरिकन इश्यूज इस वक्त बहुत ज्यादा है पाकिस्तान। लेकिन एक छोटी सी मेरी अर्ज मैं करना चाहूंगा, दुख के साथ कहूंगा कि अमेरिका के अंदर मैंने भारत की डिप्लोमेसी की एक्सट्रीम देखी है। मैंने विवेक रामास्वामी, काश पटेल को देखा है। और दुख के साथ कहूंगा कि हमारे बच्चे जो हैं वो लाउड स्पीकर लेकर एम्बेसी के बाहर नारे लगा रहे थे। दुख हुआ है कि पाकिस्तान की डर्टी लॉन्ड्री को वॉशिंगटन DC में धोना इतना अच्छा नहीं है। और इनको इतना पाकिस्तान का प्यार इनको तड़प रहा है, तो पाकिस्तान जाते क्यों नहीं है? क्या वजह है कि यहां बैठ के पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं? पाकिस्तान का पासपोर्ट तो पहले ही 5वें नंबर पर नीचे से, लेकिन ना कोई, मैं एब्सोल्युटली रिग्रेटेड, मैं इसको कंडेम करूंगा। अच्छा, नहीं, अब आज डोनाल्ड ट्रंप की रिचर्ड गर्नेल के साथ एक वीडियो भी आई है, तस्वीर भी आई है, तो वो कह रहे हैं कि रिचर्ड गर्नेल वापस इन एक्शन है और वो वापस अब इमरान खान के ट्वीट करने लग जाएंगे। तो वो कह रहे हैं ये बढ़ती जाएगी आवाज। देखिए, रिचर्ड गर्नेल का पोर्टफोलियो जो है वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया है। मुजम्मल साहब, मुझे पता नहीं है कि वो अपना सारा पोर्टफोलियो छोड़ के, उनको पता नहीं कितना वो लॉबियस्ट है अल्टीमेटली, वो भी तो पैसे PR कंपनी है उनकी। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो अपना पोर्टफोलियो, अपना जॉब डिस्क्रिप्शन सारा भूल के ये चंद डॉलरों के लिए वो इतने बड़े एक्शन के लिए सारा कुछ, पूरे अमेरिका का मैंडेट जो है फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान लेके चले जाएंगे, ये मेरी समझ से तो बाहर है। लेकिन सर्दी है आजकल, बच्चों को गर्म रखने का अच्छा बहाना इन्होंने ढूंढा है। ये YouTube कंपनी जो है, ये मैं दुख से कहूंगा कि हाउ इज इट पॉसिबल कि चंद यूट्यूबर समझते हैं कि वो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की तश्कील वो देंगे। और इस पर आपको अच्छा खासा क्रिटिसाइज भी वो कहते हैं कर रहे हैं सब लोग पाकिस्तान में। ये बताएं, PTI का कोई ओहदेदार ट्रंप इंतजामिया, ट्रंप की हलफबरदारी में मौजूद था? एब्सोल्युटली ना, एक भी नहीं। अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा, मैंने हर एक चीज, एक सीट को मैंने स्टडी किया उस रिटंडा में, और मुझे अफसोस है कि वहां पे एक भी पाकिस्तानी नहीं था किसी कैपेसिटी में, वहां पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पाकिस्तान के एम्बेसडर थे, वो भी दूसरे एम्बेसडर्स के साथ दूसरे कमरे में थे। हाँ, दूसरे जिनकी तस्वीरें आ रही हैं, सब ने टिकट खरीदे थे और उस हाल के अंदर, जिनके अंदर 20-20 हजार लोग हैं, दूर से खड़े होकर वीडियो बना के उसको प्रमोट कर रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप के मीलों नजदीक नहीं अभी तक वो पहुंचा, लेकिन डॉलरों और पाउंडों की जो बोरियां हैं उनके मुंह खुले हैं अफसोस के साथ कि शायद मेरे वतन को भी आज कोई इस तरह प्रमोट करता। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए, एक कंट्री जहां 3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, 7 करोड़ भिखारी हैं, लेकिन डॉलर और पाउंड कांग्रेसमैनों की और पीआर वालों की, कंपनियों की और लॉबियस्ट जो है उनकी लॉटरियां निकली हैं। दुख के साथ ही कहूंगा कि ये ज्यादती हो रही है पाकिस्तान के साथ। अच्छा, नहीं, अब आप हमें ये कह रहे हैं कि ट्रंप की तरफ से इमरान खान की रिहाई के लिए अभी तक ना कोई दबाव आया है ना आने का चांस है, आप अपनी इस बात पर कायम है कि वो सीरियस नहीं मैं है? अपनी इस बात पे कायम हूं, बिल्कुल कायम हूं। इसमें मैक्सिमम क्या होगा, हर चीज अगर मिलियंस बिलियंस के दरवाजे खोल दिए जाएं डॉलरों के, यहाँ पे मैक्सिमम 1 या 2 ट्वीट वो किसी नजदीकी कैंप से आएगी, इससे ज्यादा नहीं डेफिनेटली, क्योंकि उसकी वजह यह है इतना बड़ा मैंडेट है डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास अमेरिका का और दूसरी दुनिया का, उसमें और पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान का डॉलर कंट्रोल में है, इकॉनमी ठीक है, इसमें उसमें क्यों कोई पोक करेगा, क्यों इंटरफेयर करेगा। ये आखिर में बता दें, ये जो तारकीन वतन को निकाल रहे थे, मैक्सिको ने तो जहाज ही नहीं लैंड करने दिया, ये तो ट्रंप साहब की बड़ी नाकामी हो गई। नहीं, देखिए मैक्सिको करेगा लैंड, बस जा रहे हैं, मुसलसल हो रहे हैं। मैक्सिको की गवर्नमेंट जो है उन्होंने वादा कर रखा है कि वो बिल्कुल पिछले स्टेटस पे चले जाएंगे, पॉलिटिकल असाइलीज को वहीं रखेंगे और लोग लेंगे। लेकिन अभी क्या सराहियां हैं, लेकिन ऑपरेशन मैक्सिमम जा रहा है। 18,000 इंडियन जो है इस वक्त डिपोर्टिंग लिस्ट पे हैं, तकरीबन 7,500 पाकिस्तानी हैं। लेकिन ये कि इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इसको रिजॉल्व होना जरूरी है। दैट इज द नंबर 1 प्रायोरिटी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। और 2 दिन के अंदर अगर देखा जाए 12,000 लोग बॉर्डर क्रॉस करते थे एक दिन में, और वो नीचे कम होकर 700 पे आ चुके हैं। वो भी कंप्रीहेंशन है, पकड़े गए हैं, उनको क्रॉस नहीं करने दिया गया। ठीक बहुत है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साजिद साहब, थैंक यू सो मच। मुजम्मिल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे नाज़रीन सना कहवान को इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।